मूवी के स्टार्ट में हमें एक खूबसूरत घर दिखाया जाता है जहां शादी का फंक्शन चल रहा होता है। हर तरफ खुशी का माहौल होता है। कुछ औरतें बैठी होती हैं और गुलाब की पट्टियों का जूस बना रही होती हैं। सब कुछ देखने में बिल्कुल परफेक्ट लगता है। फिर हमारी दुल्हन रीना नजर आती है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी के बजाय एक अजीब सी बेचैनी होती है। उसे इस सब के बीच भी नेगेटिविटी फील हो रही होती है। तब उसकी माँ उसके पास आती है और प्यार से समझाती है कि अब उसे अपना और अपने हस्बैंड का पास्ट भूलकर एक नई जिंदगी शुरू करनी होगी। अपनी माँ की बातें सुनकर रीना के दिल को थोड़ा सा सुकून मिल जाता है, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर तक नहीं रहता। माँ के जाने के बाद जब रीना शीशे के सामने बैठती है तो अचानक शीशा बीच से क्रैक हो जाता है और दीवार पर लगी उसकी अपने होने वाले हस्बैंड के साथ वाली तस्वीर नीचे गिर जाती है। जब वो तस्वीर उठाती है तो पीछे लगा बल्ब फ्यूज हो जाता है, जैसे अंधेरा उसे घेर रहा हो। रीना डर के बावजूद तस्वीर को साइड पर रखकर बाहर जाती है, जहाँ वर्कर्स उसे बताते हैं कि लाइट चली गई है। लेकिन जब वो वापस अंदर आती है तो वो ही तस्वीर दोबारा जमीन पर गिर चुकी होती है और इस बार टूट भी चुकी होती है। जैसे ही वो तस्वीर उठाती है उसे अपने पीछे एक बुजुर्ग आदमी नजर आता है। वो घबरा कर उसका पीछा करती है और धीरे धीरे लॉन की तरफ चली जाती है, वही जगह जहाँ शुरू में लड़कियां गुलाब का जूस बना रही थी। वहाँ रीना को गीली मिट्टी पर अजीब से फुटप्रिंट्स दिखते हैं जो सीधा उस जूस की तरफ जा रहे होते हैं। जब वो करीब जाकर देखती है उस जूस में कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो चमचा डालकर चेक करती है तो वो जूस अब काला पड़ चुका होता है, बिल्कुल ऐसा जैसे काला खून हो। और फिर कुछ ही लम्हों में उस जूस के ऊपर एक मरा हुआ चूहा तैरने लगता है। ये देखकर रीना जोर से चीख पड़ती है। एक आदमी फौरन आता है, उस चूहे को बाहर फेंक देता है और रीना से कहता है ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। कुछ दिनों बाद रीना अपने हस्बैंड प्राम के साथ गाँव जा रही होती है, क्योंकि प्राम का ट्रांसफर हो गया होता है। सफर के दौरान भी रीना का दिमाग अभी तक उन अजीब घटनाओं में ही उलझा होता है। वो बार बार वही सब सोच रही होती है। तब प्राम उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है। वो कहता है कि माँ बता रही थी शायद ये सब तुम्हारे पड़ोसियों की शरारत थी, क्योंकि उनका तुम्हारी माँ के साथ पुराना झगड़ा है। लेकिन रीना के दिल को ये बात पूरी तरह से तसल्ली नहीं देती। उसे अभी भी लग रहा होता है कि कहानी में कुछ और ही छुपा हुआ है। कुछ ही देर में वो दोनों गांव पहुंच जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात मिस्टर मुरी और उनकी वाइफ से होती है, जो प्रम के घर का ख्याल रखते हैं और उनकी मदद के लिए वहाँ मौजूद होते हैं। जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करते हैं, प्रम की नजर जमीन पर पड़े कीचड़ पर पड़ती है। वो थोड़ा हैरान होकर कहता है ये क्या है। इसी बीच रीना की नजर भी उन निशानों पर पड़ती है और उसका दिल एकदम से घबरा उठता है, क्योंकि ये वही फुटप्रिंट्स होते हैं जो उसने अपने पुराने घर के गार्डन में देखे थे। डर के मारे वो धीरे से पूछती है ये कीचड़ यहाँ कैसे आया। लेकिन प्रम बात को हल्का कर देता है। वो कहता है कोई बात नहीं, इसे साफ कर दो। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन रीना रुक कर उन निशानों को गौर से देखने लगती है और फिर उसे पूरा यकीन हो जाता है कि ये वही निशान है। उसके चेहरे पर एक गहरी बेचैनी और डर साफ नजर आने लगता है, जैसे कोई बुरी चीज अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही हो। रात को जब रीना और प्राम सोने की कोशिश करते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी महसूस होती है, जैसे हवा अब बिल्कुल रुक सी गई हो। प्राम रीना से कहता है कल मैं एक पंखा ले आता हूँ, आज किसी तरह सो जाओ। अगली सुबह रीना पंखा साफ कर रही होती है। अभी मिस मूरी उसके पास आती हैं और हैरानी से पूछती हैं पंखा किस लिए। रीना सीधा जवाब देती है रात को बहुत गर्मी होती है। ये सुनकर मिस मूरी थोड़ी सीरियस हो जाती हैं और कहती हैं यहाँ आम तौर पर इतनी गर्मी नहीं होती और इन दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं। ये बात सुनकर रीना के दिल में एक और डर बैठ जाता है। अब उसे लगने लगता है कि कुछ तो सच में गलत हो रहा है और ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। रात को रीना और प्राम अपने घर के आसपास रहने वालों को दावत देते हैं। सब तैयारियों में बिजी होते हैं। इसी दौरान रीना को प्राम की कॉल आती है। प्राम कहता है मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी और हाँ, मौलाना साहब आए तो उन्हें अदरक वाली चाय देना, वो सिंपल चाय नहीं पीते। कॉल के बाद रीना बाहर नजर डालती है और उसे दूर एक अजीब सा बुजुर्ग आदमी नजर आता है जिसने काले कपड़े पहने होते हैं। रीना समझती है कि ये मौलाना साहब ही हैं। वो उन्हें अंदर लाती है, बिठाती है और पूछती है आप क्या पियेंगे। लेकिन वो बुजुर्ग आदमी बिल्कुल खामोश रहता है, एक लफ्ज तक नहीं बोलता। रीना थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है, फिर भी वो चाय बनाने चली जाती है। जब वो चाय लेकर वापस आती है तो वहाँ कोई नहीं होता। रीना घबरा कर सबसे पूछती है मौलाना साहब कहाँ गए, लेकिन सब हैरानी से कहते हैं अभी तो मौलाना साहब आए ही नहीं। इसी दौरान प्राम वापस आ जाता है और उसके साथ असली मौलाना साहब भी होते हैं। प्राम कहता है मौलाना साहब मुझे रास्ते में मिल गए थे, इसलिए मैं इन्हें साथ ले आया। ये सुनकर रीना हैरान रह जाती है। वो कहती है मुझे तो एक और बुजुर्ग आदमी मिला था, मुझे लगा वही मौलाना साहब
साहब है। लेकिन प्राण बात को हल्का कर देता है, शायद कोई पड़ोसी होगा। फिर सब अंदर जाकर प्रेयर शुरू कर देते हैं, लेकिन अचानक रीना की नजर फिर से उसी अजीब बुजुर्ग आदमी पर पड़ती है। इस बार वो धीरे धीरे एक डरावने अंदाज में रीना की तरफ बढ़ रहा होता है। रीना जोर से चीख पड़ती है और उसी पल वो बुजुर्ग आदमी गायब हो जाता है। कुछ सेकंड्स बाद रीना उसे बाहर गार्डन में देखती है। प्राण फौरन बाहर जाकर चेक करता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता, जैसे वो आदमी सिर्फ रीना को ही नजर आ रहा हो। अगली सुबह रीना रात वाली बात को याद करके बहुत परेशान होती है। उसका दिमाग अब भी वहीं अटका होता है। वो प्रम से कहती है, वो बुजुर्ग आदमी मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा। प्रम उसे तसल्ली देता है और कहता है, मिस्टर मूरी उस आदमी को आसपास ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कोई रहता ही नहीं। शायद कोई मिसिंग पर्सन हो। रीना और ज्यादा घबरा जाती है। वो धीरे से कहती है, लेकिन वो आदमी सिर्फ मुझे ही क्यों दिख रहा है? प्रम थोड़ा सीरियस होकर कहता है, फिलहाल के लिए तुम रात को विंडोज और डोर्स लॉक करके रखना। रात होती है। फिर से रीना को बहुत गर्मी महसूस होती है। वो उठकर नहाने के लिए जाती है और जाते हुए बैकग्राउंड में वही बुजुर्ग आदमी एक अजीब सी हालत में नजर आता है, जैसे अंधेरे में चुप कर उसे देख रहा हो। जब रीना नहाने लगती है तो अचानक वही आदमी शीशे में भी नजर आता है, जैसे वो उसका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं। जब रीना नहाकर वापस आती है, वो अलमारी से टॉवल निकलती है और दरवाजा बंद करती है, लेकिन दरवाजे के पीछे वही बुजुर्ग आदमी खड़ा होता है। रीना उसे नोटिस नहीं करती। वो आराम से शीशे के सामने बैठकर बाल सुखाने लगती है और अचानक उसे शीशे में अपने पीछे वही आदमी नजर आता है। वो अपने हाथ से रीना की तरफ इशारा कर रहा होता है। रीना घबरा कर तुरंत पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। सब कुछ नॉर्मल लगता है। डर के मारे वो वापस जाकर बेड पर लेट जाती है। तभी अचानक उसके चेहरे पर कोई चिपचिपा सा लिक्विड टपकता है। जब वो ऊपर देखती है तो उसकी रूह कांप जाती है। वही बुजुर्ग आदमी दीवार पर उल्टा चढ़ा होता है। उसकी गर्दन टेढ़ी होती है और वो सीधा रीना की तरफ घूर रहा होता है और फिर वो धीरे धीरे रीना के ऊपर आकर बैठ जाता है। उसका थुक रीना के मुंह के अंदर टपक रहा होता है। रीना जोर जोर से चीखने लगती है और अचानक उसकी आंख खुल जाती है। असल में वहाँ कोई भी नहीं होता। सब कुछ सिर्फ एक डरावना ख्वाब होता है। राम उसे संभलते हुए कहता है, कल मैं मिस्टर मूरी और उनकी वाइफ से कह दूंगा कि वो यहाँ रुक कर तुम्हें कंपनी दे दे। फिर हम 7 हफ्तों बाद का सीन दिखाया जाता है। रीना और मिस मूरी किचन में खाना बना रही होती हैं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन अचानक रीना की तबीयत खराब होने लगती है। उसे चक्कर आते हैं और वो उल्टियां करना शुरू कर देती हैं। मिस मूरी घबरा कर तुरंत प्रम को कॉल करती हैं और कहती हैं, रीना की तबीयत अचानक खराब हो गई है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल देखते हैं, जहां डॉक्टर प्रम से कहता है, कंग्रेचुलेशंस, रीना प्रेग्नेंट है। और फिर डॉक्टर एक और शॉकिंग बात बताता है, ये प्रेगनेंसी तकरीबन 7 हफ्तों पुरानी है, यानी वही वक्त जब रीना ने पहली बार उस अजीब बुजुर्ग आदमी को देखा था। रीना और प्रम ये खुशखबरी सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद रात को रीना को प्रम का कॉल आता है। प्रम कहता है, मुझे आज घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तुम खाना खाकर सो जाना। रीना मिस मूरी से कहती है, मुझे भूख नहीं है, आप सफाई करके चले जाना। इसके बाद रीना अपने रूम की तरफ जा रही होती है। तभी रास्ते में उसकी नजर फिर से मिट्टी के फुटप्रिंट्स पर पड़ती है। वो घबरा कर तुरंत मिस मूरी से पूछती है, क्या कोई अंदर आया था? मिस मूरी थोड़ा सोच कर कहती है, शायद ये मिस्टर मूरी के पैरों के निशान होंगे। लेकिन जब मिस्टर मूरी से पूछा जाता है तो वो कहते हैं, मेरे पैर तो बिल्कुल साफ है। ये सुनकर रीना और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो अपने डर को छुपाते हुए कहती है, कोई बात नहीं, इसे साफ कर दो। सबके जाने के बाद रीना अपने कमरे में चली जाती है। रात के वक्त अचानक कोई दरवाजे के हैंडल को बाहर से जोर जोर से हिलाने लगता है। रीना को लगता है कि शायद मिस म्यूरी हैं। वो हिम्मत करके दरवाजा खोलती है, लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। वो वापस कमरे के अंदर आ जाती है और जैसे ही वो अंदर आती है, फिर से दरवाजे का हैंडल खुद ब खुद जोर जोर से हिलने लगता है और फिर अचानक सब कुछ खामोश हो जाता है। तभी रीना के पीछे वही बुढ़ा आदमी खड़ा होता है, लेकिन इस बार उसका रूप बिल्कुल बदल चुका होता है। वो अब एक डीमन जैसा चेहरा लिए होता है। वो अचानक से छलांग लगाता है और सीधा रीना के पास आ जाता है और अपने तेज नाखून उसके पैर में घुसा देता है। रीना दर्द से चीख पड़ती है। वो किसी तरह खुद को छुड़वाकर बाहर भागती है, लेकिन डर के मारे सीधा जमीन पर गिर जाती है। और फिर जो वो देखती है वो और भी ज्यादा खौफनाक होता है। उसके सामने फ्लोर पर उसका अनबॉर्न बेबी पदा होता है। तभी वो शैतानी बूढ़ा कमरे से बाहर आता है और बहुत ही क्रीपी तरीके से उस बेबी को उठाता है और धीरे
धीरे धीरे उसे खा जाता है। ये मंजर इतना डरावना होता है कि रीना की रूह तक कांप उठती है। अचानक एक जोर की चीख के साथ रीना की आंख खुल जाती है। उसे अपने पैर में तेज दर्द महसूस होता है। जब वो कंबल हटाकर देखती है तो वहाँ बहुत ज्यादा खून फैला होता है। उसके बाद हम उन्हें हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ डॉक्टर धीरे से कहता है, बेबी अब जिंदा नहीं रहा। ये सुनकर रीना टूट जाती है। वो रोते हुए कहती है, ये सब उस बुरे आदमी ने किया है। लेकिन प्रम उसे समझाने की कोशिश करता है, वो सिर्फ एक बुरा सपना था। रीना फौरन अपने पैर पर निशान दिखाती है, मगर प्रम फिर भी कहता है, ये तुमने नींद में खुद को ही लगाया होगा। अगली सुबह प्रम काम पर चला जाता है और उसके जाने के बाद रीना मिस्टर मूरी से कहती है, प्लीज किसी मौलवी को बुलाओ, मुझे लगता है यहाँ कोई बुरी शक्ति है जो हमें नुकसान पहुँचा रही है। इस बात पर मिस्टर मूरी एक मौलवी को ले आते हैं जिनका नाम होता है मिस्टर नरुतो नहीं नर्तो। मिस्टर नर्तो रीना को गौर से देखते हैं और फिर धीरे से कहते हैं, ये एक ब्लैक मैजिक का असर है। वो आगे कहते हैं, इसी जादू की वजह से तुम्हारा बेबी मारा गया। ये सुनकर रीना का दिल कांप उठता है। मिस्टर नर्तो समझाते हुए कहते हैं, अभी मैं ये नहीं कह सकता कि ये कौन सा मैजिक है, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग और खतरनाक है। फिर वो अपने बैग से 4 छोटी शीशे की बोतल निकालते हैं और रीना को देते हुए कहते हैं, इन्हें अपने घर के चारों कोनों में रख दो, ये तुम्हें इस बुरी शक्ति से बचाने में मदद करेगी। रीना डर के साथ उनकी बात मान लेती है और जाकर बॉटल्स घर के हर कोने में रख देती है। कुछ दिनों बाद राम मिस्टर मूरी से घर के गमले की जगह चेंज करवा रहा होता है। जैसे ही मिस्टर मूरी एक गमला उठाते हैं, राम की नजर अचानक उस शीशे की बोतल पर पड़ती है। वो तुरंत सबको इकट्ठा करता है और गुस्से में कहता है, मेरे घर में ये सब क्या हो रहा है? रीना धीरे से समझाती है, जब से मैंने ये बॉटल्स घर के आसपास रखी हैं, मुझे वो बुढ़ा नजर नहीं आया। लेकिन प्राम को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो सख्ती से कहता है, इंदा से मुझे ये सब चीजें मेरे घर में नजर नहीं आनी चाहिए। और गुस्से में वो उन सब बॉटल्स को उठाकर बकेट में फेंक देता है और बिना कुछ और सुने वहाँ से चला जाता है। रीना चुप खड़ी रहती है, लेकिन उसके चेहरे पर फिर से वही डर वापस आ जाता है, जैसे अब कोई बुरी चीज दोबारा लौटने वाली हो। रात को बहुत तेज तूफान आता है। हवा इतनी तेज होती है कि खिड़की खुल जाती है। प्राम उठकर खिड़की बंद करता है और दोबारा सो जाता है, लेकिन खिड़की के नीचे हमें उस बूढ़े के पैरों के निशान नजर आते हैं। रात के बीच रीना की आंख खुल जाती है। उसे प्यास लग रही होती है। वो धीरे धीरे किचन की तरफ जाती है और तभी बिजली की चमक में उसे शीशे में फिर से वही बुढ़ा आदमी दिखाई देता है। रीना डर के मारे घबरा जाती है और फौरन किचन से बाहर भागती है, लेकिन उस बूढ़े के पैरों से आई हुई मिट्टी पर उसका पांव फिसल जाता है और वो जोर से जमीन पर गिर जाती है। तभी वो बुढ़ा अचानक उसके ऊपर आकर बैठ जाता है। उसके मुंह से निकलता हुआ चिपचिपा थूक धीरे धीरे रीना के मुंह में गिरने लगता है। रीना की सांसें रुकने लगती हैं। रीना जोर से चीख कर आंखें खोलती है, लेकिन उसके आसपास कोई भी नहीं होता। उसकी चीख सुनकर मिस्टर मूरी और उनकी वाइफ भी जग जाते हैं। रीना डरते हुए भागकर प्रम के पास जाती है और फिर दोनों मिलकर किचन की तरफ जाते हैं। इस बार प्रम को भी वही बुढ़ा डीमन नजर आता है। वो अचानक से छलांग लगाता है और घर से बाहर भाग जाता है। प्रम फौरन उसके पीछे बाहर जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी बिजली चमकती है और उस रोशनी में प्रम को अपने पास उस बुढ़े का शैडो नजर आता है। जब वो पलट कर देखता है तो वो डीमन घर की छत पर बैठा होता है और अगले ही पल गायब हो जाता है। प्रम तुरंत मिस्टर मूरी को छत पर चेक करने भेजता है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं मिलता। सिर्फ एक मटका पड़ा होता है। वो उस मटके को नीचे ले आते हैं और सीरियस होते हुए कहते हैं, मुझे तो ये सब ब्लैक मैजिक लग रहा है। अगली सुबह हम मिस्टर नार्थो को उनके घर पर देखते हैं। वो उस मटके को देखकर सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं, ये मिट्टी और चूहे का काला खून है। फिर वो धीरे से बोलते हैं, इसे ब्लैक ब्लड मैजिक कहते हैं। ये सुनकर सबके चेहरे पर खौफ आ जाता है। मिस्टर नार्थो आगे कहते हैं, ये जादू इतना खतरनाक है कि ये तुम्हें कभी माँ नहीं बनने देगा। प्रम गुस्से और टेंशन में पूछता है, ये मैजिक किसने करवाया है? मिस्टर नार्थो जवाब देते हैं, कोई ऐसा जो ये शादी नहीं होने देना चाहता था। रीना डरते हुए पूछती है, क्या आप इस कर्ज को खत्म कर सकते हैं? मिस्टर नार्थो थोड़ा सोच कर कहते हैं, हाँ, लेकिन एक शर्त पर। अगर मुझे इस मटके का दूसरा हिस्सा मिल जाए जो उस इंसान के घर में है जिसने ये मैजिक करवाया है, तो मैं उस मटके पर रिचुअल करके ये कर्ज खत्म कर सकता हूँ। या फिर जिसने ये मैजिक करवाया है, अगर वो मर जाए तो ये कर्ज अपने आप खत्म हो जाएगा। लीना बाहर जाकर चुपचाप खड़ी हो जाती है, जैसे कुछ गहरी सोच में डूब गई हो। प्रम उसके पास आता है और पूछता है, क्या हुआ? रीना धीरे से कहती है, मेरा एक बॉयफ्रेंड था। शादी से 6 महीने पहले मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया था। उसने मुझे धमकी दी थी कि मैं जहाँ भी जाऊंगी वो मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। रीना की आवाज भर आती है, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं उन दिनों को याद ही नहीं करना चाहता
जाती थी। प्राम सीरियस हो जाता है और पूछता है, क्या तुम्हें पता है वो अब कहाँ है? रीना फौरन अपने जाने वालों को कॉल करती है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। सब कुछ और ज्यादा मिस्टीरियस हो जाता है। फिर कहानी में एक बड़ा जंप आता है। 7 महीने बाद रीना फिर से प्रेग्नेंट होती है और इस बार वो 7 महीने की प्रेगनेंसी में होती है। रीना को अचानक उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। वो कहती है, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड अपनी बहन के घर रह रहा था। ये सुनकर प्रैम और मिस्टर नर्तो तुरंत उसके घर पहुंच जाते हैं। घर के अंदर जाते ही मिस्टर नर्तो धीरे से कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि मटके का दूसरा हिस्सा यहाँ होगा। प्रैम उस लड़के की बहन से उसके बारे में पूछता है, लेकिन जो जवाब मिलता है वो सबको हिला देता है। वो कहती है, वो तो मर चुका है। ये सुनकर सब शॉक में आ जाते हैं। प्रैम फौरन रीना को कॉल करता है और कहता है, अगर ये ब्लैक मैजिक उसने करवाया होता तो उसके मारने के बाद ये सब खत्म हो जाना चाहिए था। फिर वो सीरियस होकर पूछता है, क्या तुम्हें किसी और पर शक है? रीना धीरे से कहती है, नहीं। प्रैम कहता है, मैं और मिस्टर नर्तो और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, तब तक तुम अपनी मॉम को यहाँ बुला लो। अब कहानी और भी ज्यादा उलझ चुकी होती है, जैसे सच अभी भी कहीं छुपा हुआ हो। रात के वक्त रीना अपनी मॉम के साथ होती है। वो खिड़की के पास जाकर पर्दा ठीक कर रही होती है, तभी अचानक उसकी नजर नीचे पड़ती है और फिर से वही मिट्टी वाले फुटप्रिंट्स नजर आते हैं और उसी पल घर के चारों कोनों में रखी हुई सारी बॉटल्स एक साथ टूट जाती हैं। वही बॉटल्स जो अब तक उसकी हिफाजत कर रही थी। अब रीना को समझ आ जाता है कि वो बुरी शक्ति वापस आ चुकी है। डर के मारे रीना बाहर भागने की कोशिश करती है। वो दोनों गेट्स की तरफ दौड़ती है, लेकिन दोनों गेट्स खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। वो अंदर ही फंस जाती है। इसी बीच रीना का डिलीवरी टाइम भी करीब आ जाता है। उसका दर्द और खौफ दोनों बढ़ने लगते हैं। तभी वो बुढ़ा डीमन उसके पीछे आता है और धीरे से डरावनी आवाज में कहता है, ये बच्चा इस दुनिया में जिंदा नहीं आ पाएगा। फिर वो अपने नाखून से रीना के पैर पर हल्का सा वार करता है और तभी प्राम और मिस्टर नर्तो घर पहुंच जाते। जैसे ही मिस्टर नार्तो घर के अंदर आते हैं, रीना किसी तरह उस डीमन से खुद को छुड़ाती है और भागकर अपनी मॉम और मिस मूरी के पास आ जाती है। मिस्टर नार्तो फौरन अपने होली वर्ड्स पढ़ना शुरू कर देते हैं और उनकी ताकत से वो डीमन रुक जाता है, जैसे किसी ने उसे बांध दिया हो। घर का माहौल बिल्कुल खौफनाक हो जाता है। इसी बीच रीना की डिलीवरी स्टार्ट हो जाती है। दर्द और डर दोनों अपने पीक पर होते हैं और फिर रीना एक बेबी को जन्म देती है। वो डीमन दूर खड़ा सब कुछ देख रहा होता है, जैसे वो अभी भी हार नहीं माना। लेकिन मिस्टर नार्तो अपनी ताकत से उस डीमन को वहां से भगा देते हैं। सब लोग थोड़ी देर के लिए सुकून का सांस लेते हैं, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हॉस्पिटल में हम रीना और प्राम को देखते हैं। प्राम थोड़ा परेशान होता है और कहता है, डॉक्टर कह रहे हैं कि हमारी बेटी के लंग्स में प्रॉब्लम है, उससे कुछ दिन ट्रीटमेंट की जरूरत है। इतने में मिस्टर नर्तो वहां आ जाते हैं। रीना हल्का सा सुकून लेकर कहती है, तो हमारा बेबी पैदा हो गया है, मतलब कर्ज खत्म हो गया ना? लेकिन मिस्टर नर्तो का चेहरा सीरियस हो जाता है। वो धीरे से कहते हैं, नहीं, ये अभी खत्म नहीं हुआ। वो आगे कहते हैं, वो डीमन अपने सेट किए हुए वक्त के मुताबिक वापस आता है। रीना घबरा कर पूछती है, कैसा वक्त? मिस्टर नर्तो समझाते हैं, पहली बार वो प्रेगनेंसी के 7 हफ्तों बाद आया था, फिर 7 महीने बाद, अब वो 7 साल बाद दोबारा वापस आएगा। ये सुनकर रीना और प्राम के चेहरे से सारी खुशी गायब हो जाती है, जैसे असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि सिर्फ रुक गया है। उसके बाद 7 साल गुजर जाते हैं। अब उनकी बेटी बड़ी हो चुकी होती है, लेकिन वो न बोल पाती है और ना ही नॉर्मल बच्चों जैसी लगती है। उसकी स्किन पर अजीब से निशान होते हैं। एक दिन जब रीना अपनी बेटी को रूम में लेने जाती है, उसकी बेटी वहाँ कच्चा गोश्त खा रही होती है। ये देखकर रीना का दिल हिल जाता है। रात को वो प्रम से कहती है, अभी तक हमें वो इंसान नहीं मिला जिसने ये ब्लैक मैजिक करवाया था, और कल दुई यानी उनकी बेटी का बर्थडे है। प्रम उसे तसल्ली देता है, तुम टेंशन मत लो, मिस्टर नर्तो अपने मास्टर और उनके बेटे के साथ आ रहे हैं। उनके पास ऐसी ताकत है जिससे हम उस मटके के दूसरे हिस्सा की लोकेशन पता कर सकते हैं। अगले दिन मिस्टर नार्तो के मास्टर मिस्टर याए और उनका बेटा आर्यो घर आ जाते हैं। वो घर के चारों कोनों में लिक्विड और दानों का एक सर्कल बना देते हैं, जैसे किसी पावरफुल रिचुअल की तैयारी हो रही हो। रात होते ही सब लोग दुई के आसपास घेरा बनाकर प्रेयर्स शुरू कर देते हैं। अचानक लाइट चली जाती है, अंधेरा छा जाता है और इसी अंधेरे में आर्यो और मास्टर याए दूर जाकर गिर जाते हैं।
मिस्टर नार्तो फौरन बाकी सबको कमरे के अंदर भेज देते हैं, लेकिन तभी वो बूढ़ा डीमन अचानक आर्यो पर हमला करता है। वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और अपना हाथ उसके मुंह के अंदर डाल देता है। आर्यो दर्द से तड़पता है और वहीं मर जाता है। फिर वो डीमन कमरे के अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर याए फौरन उस पर होली वाटर फेंकते हैं, जिससे वो डीमन गुस्से में सीधा उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी अचानक आर्यो पीछे से उठकर उस डीमन पर वार करता है और उस अटैक से वो डीमन वहां से भाग जाता है। लेकिन अब सबको समझ आ जाता है कि ये लड़ाई अब अपने फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है। इसके बाद मास्टर याई उन दोनों से कहते हैं कि मैं उस डीमन की आंखों में जो देखा है उससे पता चला कि हम में से कोई कुछ छुपा रहा है। रीना कहती है मुझे जिन पर शक था मैंने बता दिया और कोई नहीं है। प्राम डरा हुआ कहता है मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम मावर था, जो मेरे ऑफिस में काम करती थी। मैंने उसे 2 साल डेट किया था। शादी से पहले मैंने उसे ब्रेकअप कर लिया। उसने मुझे कहा था कि तुम मुझसे शादी कर लो। मैंने उसे मना कर दिया। गुस्से में उसने मुझे साफ साफ कहा था कि तुम जहां भी जाओगे मैं एक कर्स तुम्हारे पीछे भेज दूंगी और तुम्हारी फैमिली को खत्म कर दूंगी। प्राम कहता है कि मैंने पिछले 7 सालों में मिस्टर नाटो के साथ उसे ढूंढने की कोशिश की, मगर वो मुझे नहीं मिली। मास्टर याई मावर के नाम से एक रिचुअल करते हैं, जिससे उन्हें मटके के दूसरे हिस्से की लोकेशन का पता चल जाता है। प्राम और मिस्टर याई रीना और आर्या को घर छोड़कर मावर के घर की तरफ निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचकर मिस्टर याए अपने मैजिक से मटकी दूसरी लोकेशन ढूंढ लेते हैं। प्राम जमीन खोदना शुरू हो जाता है। मिस्टर याए गाड़ी से दूसरा फावड़ा लेने जाते हैं ताकि वो प्राम की मदद कर सके। जब वो फावड़ा निकालते हैं तो पीछे से कोई उनके सर पे कोई भारी चीज मारता है, इससे वो गिर जाते हैं। फिर हम प्राम को देखते हैं, मावर उसके सर पे भी हिट करती है, जिससे प्राम बेहोश हो जाता है। प्राम को होश आती है तो वो अपने सामने मिस्टर याए को गिरा हुआ देखता है, जिनके सर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। मावर आती है और कहती है कि मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ उस दर्द को देखकर जिससे तू और तुम्हारी बीवी 7 सालों से गुजर रही है। ये कहकर वो मास्टर याई की तरफ बढ़ती ताकि उन्हें मार सके, मगर प्राम पीछे से आकर उसे हिट करता है, जिससे वो शीशे पर गिरती है और बेहोश हो जाती है। प्राम अपने हाथ खोलकर बाहर जाता है और वो मटका अंदर लाता है, मगर जब वो अंदर आता है तो मास्टर याई मर चुके होते हैं। वो रीना को कॉल करके बताता है कि मास्टर मर चुके हैं। आर्यो थोड़ा उदास होता है और कहता है कि अब वो मटका मेरे पास ले आओ, मैं उस पर रिचुअल करके ये कर्ज खत्म कर दूंगा। प्राम मिस्टर याए को लेकर घर की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ आर्यो रिचुअल की तैयारी स्टार्ट कर देता है। इतने में वो डीमन दोबारा आ जाता है। आर्यो उसके हाथ में चाकू मारता है, मगर डीमन उसको दूर फेंक देता है। डीमन आर्यो के बस जाता है और उसकी मुड़ी उड़ा देता है, जिससे आर्यो की डेथ हो जाती है। फिर वो डीमन बच्ची को लेकर जा रहा होता है। तभी रीना चीख कर कहती है ये मेरी बच्ची है। डीमन कहता है जब से मैंने अपने मुंह का सलाइवा तुम्हारे मुंह में डाला तब से इस बच्ची में मेरा खून दौड़ रहा है। रीना जोर से कहती है जो मर्जी हो, मगर इसकी माँ तो मैं हूँ, तुम मुझे से जाओ और इसको छोड़ दो। डीमन तैयार हो जाता है, मगर बच्ची को छोड़कर रीना को अपने साथ ले जाता है। जब ब्रह्म घर वापस आता है तो उसे रीना मारी हुई मिलती है। वो अपनी सासू माँ से कहता है मेरी बेटी का ध्यान रखना और मुझे माफ कर दो। फिर वो मावर के घर जाता है, मगर वहाँ मावर नहीं मिलती। मावर पीछे से आती है और चाकू से प्रम पर हमला करना शुरू कर देती है। वो प्रम के मुंह पर एक कील मारती है और उसका मुंह जला देती है, मगर प्रम के हाथ में हथियार लग जाता है। प्रम उस हथियार से मावर के दोनों हाथ काट देता है और मावर से कहता है मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मैं तुम्हारी जान भी ले लूं, रीना भी जिंदा हो जाए और ये कर्ज भी टूट जाए। मावर कहती है मुझे मार दो। प्रम मावर की मुट्ठी उड़ा देता है, जिससे कर्ज टूट जाता है और उसकी बेटी के जिस्म पर निशान खत्म हो जाते हैं। बच्ची अब बोलने लगती है। प्रम कहता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। वो अपनी गर्दन काट लेता है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। हर सीन को समझना, एडिट करना और आप तक बेस्ट तरीके से पहुंचाना, ये सब आसान नहीं होता। अगर आप मेरा सपोर्ट करोगे तो मैं ऐसी वीडियोस रेगुलर बेस पर और भी बेहतर क्वालिटी के साथ अपलोड करता रहूंगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल रिएक्शन नहीं देते, ना लाइक ना कमेंट, तो सच कहूं मोटिवेशन कम हो जाती है और शायद अगली वीडियो इतनी लगन से ना बना पाऊं या फिर देर से अपलोड हो। इसलिए आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी या बुरी, कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके सिर्फ व्यूअर नहीं बल्कि मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाओ।